हेलो एवरीवन, रैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस का सेट डिस्कशन करेंगे। ये छठा सेट है। इसके पहले 5 सेट का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं रैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो ये जो है छठा सेट का डिस्कशन है। ठीक है, बिना विलम्ब किए हम लोग जो है सेट का डिस्कशन करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो आप इस चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोलता है क्या कि वैदिक काल में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था मतलब समाज को किस तरह से बांटा गया था। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? कर्म पे। अगर मान लीजिए कोई अगर कवि है तो कवि वर्ग का होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसका घर वाला जैसे कि अगर माता पिता अगर किसान है तो वो जो है किसान ही होगा, नहीं। तो इसका मतलब जो उसका कर्म था ना, जो काम करता था उसके हिसाब से जो है वर्ण जो बांटा गया था। वर्ण व्यवस्था इसके हिसाब से था। तो इसका मतलब क्या है? कर्म के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा के अनुसार, जन्म के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार और प्रतिमा के अनुसार। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका? व्यवसाय के अनुसार। ठीक है ना, जो कि कर्म है। ठीक है ना, जो जैसा काम करता है उसके अनुसार उसका समाज था। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक का हो जाएगा सी। अब देखिए दो का क्या बोल रहा है। दो का बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए मिट गया है, ये संगम है। ठीक है ना, संगम, यहाँ ये संगम है। संगम काल में बोल रहा है कि रोमन जो है, रोमन व्यवसाय का केंद्र जो है बताया जाता है संगम काल में। ये संगम काल कहाँ, मतलब ये संगम संगम जो डायनेस्टी था, मतलब कि ये शासन था वो कहाँ पे था? ये दक्षिण भारत का था। तो यही बोला जाता है कि रोमन जो व्यापार का यहाँ पे केंद्र था। तो कहाँ पे केंद्र था, कौन सा जगह पे? तो यहाँ पे जो है अरेक मेडू जो है जगह, जो अभी के डेट में हम लोग क्या इसको पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाता था पौंडीचेरी में कि पूरा जगह से यहाँ पे माल आता था। ठीक है ना, और यहाँ से फिर उसको कहाँ भेजा जाता था? रोमन भेजा जाता था। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको यहाँ पे क्या बोला जाता था? व्यापार का केंद्र माना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एरिक मेडी। ठीक है ना, तो इसको क्या पौंडीचेरी भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो पौंडीचेरी भी मार सकते हैं, नहीं तो एरिक मेडा है। उसके बाद देखिए बी 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? मतलब अपने आप को वो उपाधि दे दिया था कि सिकंदर है वो। ठीक है ना, ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो भी सिकंदर जैसा क्या, मतलब पूरा विश्व को जो है जीतना चाहता था। सोचता था कि पूरा विश्व को जो है एक हम जो है विजय हों पूरा विश्व में, इसलिए अपने आप को जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है दूसरा सिकंदर बोलता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा का क्या बोल रहा है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा, सुविख्यात जो है कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडन खान से। ठीक है ना, गोलकुंडा कहाँ है आपका? ये पहले जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता था, लेकिन जब से इसका विभाजन हुआ आंध्र प्रदेश का, अब ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ और ये विभाजन होकर क्या क्या बना हुआ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो अब ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना, पहले ये जब से विभाजन नहीं होता था आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नहीं तो फिर अब जो है विभाजन हो गया था, अब ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा। गोलकुंडा में ही कोहिनूर हीरा था जो इंग्लैंड की महारानी के पास था। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है क्या 5वां नंबर क्वेश्चन में कि कलहन की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है कौन लिखा था? कलहन लिखा था। ठीक है ना, वही बोल रहा है कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? मतलब कि इसमें इसमें राजतरंगिणी में कलहन क्या किया था? कलहन जो है राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में लिखा गया। ठीक है ना, कब लिखा था? ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, जबकि कश्मीर का जो है राजा मतलब कि जय सिंह था। तो उस समय जो है कश्मीर के बारे में मतलब कि जो है राजतरंगिणी में कलहन ने लिखा था। तो ये जो है उस समय पूरा नहीं हो पाया था कश्मीर के बारे में। तो बोल रहा है क्या इसको जो है आगे बढ़ाने का काम किसने किया? तो इसको आगे बढ़ाने का काम कौन किया था? जोनराज और श्रीवर। इसके साथ एक और था, उसका नाम था सुख। ठीक है ना, ये 3 लोग जो है इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। मतलब इसमें जो राजतरंगिणी में है कश्मीर के बारे में और सारा चीज़ जो है, जो भी चीज़ वहाँ पे है, जो भी उसका सभ्यता था, सब चीज़ के बारे में इसमें बताया गया, एक तरह से वर्णन किया गया। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 6 नंबर में बोल रहा है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का नाम था बानो बेगम। तो इसमें ये भी हो जाता है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है ना, अर्जुमंद बानो बेगम था, लेकिन सब बानो बेगम के ही नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका असली नाम क्या हो जाता है? अर्जुमंद बानो बेगम।
ठीक है ना, जो कि शाहजहाँ की पत्नी थी। इसके याद में जो शाहजहाँ जो मतलब कि ताजमहल बनवाया था। उसके बाद बोल रहा है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय, ठीक है ना, किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंगाल जो है मुंबई दहेज में दिया था। तो अब देखिए कि अंग्रेज का शासक था चार्ल्स द्वितीय, बोल रहा है कि किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए अंग्रेज उसको उसको क्या है मुंबई जो है दहेज में मिला था। तो किससे मिला था? तो ये जो दहेज में मिला था ये कौन दिया था? ये दिया था ये हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, डेनमार्क, ये पुर्तगाल दिया था। क्योंकि पुर्तगाल की महारानी कौन थी? कैथरीन ब्रेगेंजा। तो कैथरीन ब्रेगेंजा को क्या किया था कि ये जो है पुर्तगाल का महाराजा एक शर्त रखा था कि अगर वो उसकी राजकुमारी से शादी करता है तो ये मुंबई जो है उस समय बम्बई था, बम्बई जो है दहेज के रूप में उसको दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? पुर्तगाल, डी। ठीक है, यहाँ पुर्तगाल, डी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है? गांधी को दार्शनिक और अराजकतावादी या मूल और अराजकतावादी या मार्क्सवादी बोला क्या माना जाता है? तो गांधी को जो है मतलब दार्शनिक और अराजकतावादी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे गांधी जी। उनका कहना था कि राज्य विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं अपना शासन करे, ठीक है, शासक करे, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए वो दार्शनिक और अराजकतावादी उनका जो है विचार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अब उसके बाद 9 को देखिए, 9 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का गवर्नर कौन था? क्योंकि विद्रोह जो हुआ था तो गवर्नर जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक था? 1856 से लेके ये 62 तक रहा था। तो 57 इसी के बीच में आता है, तो यह लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, तो ये कब? 1857, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हादसा, ठीक है ना, कौन सा जनरल डायर ने, कौन सा मतलब ब्रिगेडियर ने करवाया था? तो कौन सा ब्रिगेडियर ने करवाया था? तो ये सब जानते हैं कि जनरल डायर ने करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कब करवाया था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जिस समय ये दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये दिन जो है बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना, बैसाखी का पर्व। और ये पर्व मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाले बाग में सब जो है इकट्ठा हुए थे। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ मेला लगता है। तो उसी समय क्या हुआ, चारों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। किसने आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने, बी। अब 11 का देखिए, 11 में बोल रहा है क्या? गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ से सीखा? तो सत्याग्रह करना गांधी जी ने कहाँ से सीखा? तो सत्याग्रह करना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सीखा। क्योंकि भारत से जब साउथ अफ्रीका पहुंचे थे गांधी जी ने वकालत करने, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब वो ट्रेन में मतलब कि सफ़र कर रहे थे, तो उनके पास टिकट रहते हुए भी उनको ट्रेन से बाहर बिक दिया गया। क्यों? गांधी जी जो है गोरा काला का भेद था, गांधी जी जो है श्यामला थे। तो वहाँ का गोरा आदमी बोला था कि ट्रेन जो है सिर्फ गोरों का है, श्यामलों का नहीं है, कालों का नहीं है। तो इस कारण से वहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिए थे गांधी जी। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है। अब देखिए 12 में क्या है कि 1919 अधिनियम द्विशासक धारणा जो है, द्विशासक धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन था? द्विशासक धारणा को कौन सा व्यक्ति परिचित कराया था? मॉन्टेग्यू। इसको क्या था? मॉन्टेग्यू। इन्होंने ही बोला था, इन्होंने मतलब एक तरह से परिचित करवाया था कि 1919 अधिनियम में कि यहाँ पे जो है दो शासक शासन होगा। एक तो यहाँ का लोकल का होगा, मतलब कि जो यहाँ पे गवर्नर होगा या कोई भी रहेगा। एक जो है डायरेक्ट वहाँ का मतलब कि केंद्र का जो शासन होगा वहाँ पे चलेगा। मतलब कि दो तरह का शासन चलेगा। ठीक है ना। तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाता है? ए। उसके बाद देखिए 13 में क्या बोल रहा है? 13 में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? मतलब महात्मा गांधी ने किस नहीं किया था। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो है महात्मा गांधी का जो है अपना आत्मकथा है। हरिजन, ये भी महात्मा गांधी ने किए थे। द होली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी ने किए थे। हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी।
द होली फैमिली। ये किसने किया था? ये जो है कार्ल मार्क्स ने किया था, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, सी, कार्ल मार्क्स, मतलब कि द होली फैमिली। उसके बाद बोल रहा है कि राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा लगाएं। देखिए राज्य राजधानी का बोले नागालैंड का, देखिए नागालैंड का क्या बोला? शिलोंग, जो कि गलत है। नागालैंड का क्या होगा? कोहिमा, ठीक है ना, नागालैंड का कोहिमा। और शिलोंग किसका होगा? शिलोंग मेघालय का होगा। तो इसका आंसर, पहला ही आंसर गलत हो गया। तो इसका मतलब मिलान करने में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मिलान बोल रहा है कि राजधानी का सही जोड़ा कौन है? देखिए नागालैंड का आपका अथी हो गया, और ये तो गलत हो गया। देखिए झारखंड रांची का, देखिए बी सही जोड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ बिलासपुर उत्तरांचल हो गया। तो यहाँ पूछना चाहिए सही जोड़ा नहीं है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका? ए आंसर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन गलत दे दिया, ठीक है, इसमें सही जोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाता आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो हिमालय को किसको बोला जाता है? माउंट एवरेस्ट को। सागरमाथा कहाँ पे बोला जाता है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। और माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है? सी। अब देखिए क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़, ठीक है ना, गुवाहाटी से चंडीगढ़ जब मानसूनी जो बारिश जो है उसका प्रवृत्ति किस तरह का होता है? तो देखिए गुवाहाटी आपका पूर्वी इलाका है, चंडीगढ़ आपका पश्चिमी इलाका है। तो इधर से जब इधर क्या होता है, जब आपका हवा चलती है, मानसूनी बारिश जब चलती है, तो बोल रहा है कि किस तरह का प्रभाव होता है। तो देखिए इस तरह का मानसूनी प्रभाव जब भी चलती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से आती है, गुवाहाटी यहाँ पे है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इस तरह से जब हवा चलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी वाली हवा जब भी चलती है ना, तो ये जैसे जैसे दूरी चलती जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होते जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुवाहाटी में ज़्यादा बारिश होगी और चंडीगढ़ में कम बारिश होगी। तो इसका मतलब ये घटते गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? देखिए अनियमितता, वर्धमान, उसके बाद कहता है हरासमेंट। देखिए हरासमेंट मतलब घटते गया, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, सुंदरवन जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन जंगल को मैनग्रोव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैनग्रोव वन है, ठीक है ना, मैनग्रोव पेड़ है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है बी। बोल रहा है कि भारत में समुद्री गाय, देखिए समुद्री गाय क्या है? एक समुद्री जीव है, ठीक है ना, किस वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? वो किस वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक समुद्री जीव है जो कि समुद्री घास, जैसे समुद्र के अंदर जो घास होता है ना, वो समुद्री घास को खाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि समुद्री गाय। ये गाय नहीं है, लेकिन समुद्री गाय एक जीव है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप क्या हो सकता है? जैसे वैश्विक तापमान मतलब अगर विश्व का अगर तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हिमालय से जो भी बर्फ़ है वो पिघलने लगेगा, तो समुद्र का क्या हो जाएगा? समुद्र का जो तल है और भी ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा? पृथ्वी डूबने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब देखिए पहले समुद्र का तल में वृद्धि हो जाएगा, सही बात है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगा, मतलब तापमान बढ़ने मतलब गर्मी बढ़ा, तो फसल का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि फसल जलने लगेगा। मान लीजिए अगर उतना तापमान वो सहन नहीं कर पाए तो उसे बोल रहा है क्या? तट रेखा में परिवर्तित हो जाएगा। तट रेखा में क्यों होगा? क्योंकि जैसे समुद्र का इसका मतलब कि समुद्र का तल ऊपर आएगा, तो जो भी बगल में तट रेखा है उसको क्या करेगा? उसको डुबा देगा, तो तट रेखा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी, ठीक है, 19 का डी। अब यहाँ बोल रहा है क्या? बेमेल युग मतलब कि जो नहीं सही है उसको बताएं। देखिए चाय जो है असम में, तो ये सही है, ठीक है ना। मूंगफली बिहार में नहीं होना चाहिए, मूंगफली गुजरात में, ठीक है ना। मूंगफली कहाँ होता है? गुजरात में। तो इसका बेमेल जोड़ा क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, 20 का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है। महत्वपूर्ण मतलब कौन सा महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है देश की? देखिए आपका कोलार जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना, ये स्वर्ण खादान है। रामगिरी आपका जो है
ये आंध्र प्रदेश के आसपास पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। और ये हट्टी जो है आपका, ये कर्नाटक में पड़ता है। ये तीनों जो है स्वर्ण खादान है, ठीक है ना। लेकिन जो है होसपेट जो है ये आपका लौह अयस्क खादान है, मतलब यहाँ पे लोहा का अयस्क मिलता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, लौह अयस्क, जो कि ये सोना का खादान नहीं है, ये लोहा का खादान है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अब देखिए क्या है, बोल रहा है क्या 22 का, भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं। तो रेल के डब्बे 2 ही जगह बनाए जाते हैं, कहाँ, एक कपूरथला, एक पेराम्बूर में। तो कपूरथला कहाँ हो जाता है, पंजाब में आपका। पेराम्बूर कहाँ हो जाता है आपका, यहाँ पे ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है ना। पेराम्बूर कहाँ हो जाता है, तमिलनाडु में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए उसके बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर में बोल रहा है क्या, विशाल महासागर कौन सा है। तो सबसे विशाल महासागर तो जानते हैं प्रशांत महासागर होता है, जो कि एशिया से लेके, ठीक है ना, एशिया से लेके अमेरिका तक फैला हुआ है। सबसे अगर बोला जाएगा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है आपका सागर कौन है, आर्कटिक सागर। तो ये आपका बी, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे विशाल, तो सबसे विशाल आपका डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में क्या बोलता है, कि बोल रहा है क्या, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जो चलता है उसको हरमट्टन के नाम से जाना जाता है, हरमट्टन, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि किस ओर चलता है। तो सहारा पहले मरुस्थल है कहाँ, अफ्रीका में, ठीक है ना, अफ्रीका में। और ये वर्ल्ड मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो ये भी जानिए। तो सबसे पहला हो गया कि सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में है। अब कोई भी मरुस्थल है तो वहाँ पे क्या हमेशा गर्म हवा चलती है, ठीक है। तो वो हवा वही बोल रहा है कि सहारा मरुस्थल में जो शुष्क हवा चलती है वो किधर से किधर उड़ती है। तो सहारा मरुस्थल में जो शुष्क हवा है ना, वो आपका उत्तरी से, इधर से मतलब क्या है, उत्तर जो है उत्तर पूर्वी से उड़ती है आपका दक्षिण पश्चिमी तक। देखिए ये यहाँ दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिमी हो गया, तो दक्षिण पश्चिमी तक जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका उत्तर पूर्वी से चला और दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र का पहचाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, किस लिए, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वर्षा कब होती है, ये शीतकालीन के दौरान। जब यहाँ ठंडा पड़ता है ना तब ज़्यादा वर्षा होता है। भूमध्य सागरीय मतलब कि क्षेत्र का यही एक खासियत है कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कब होगी, जब शीतकालीन मतलब ठंडा होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या संघ मतलब कि केंद्र मतलब यूनियन, ठीक है ना, संघ सूची में कितनी विषय हैं। मतलब एक होता है ना कि संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर आपका दोनों का सूची जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, समवर्ती सूची। तो अब देखिए संघ सूची में बोल रहा है क्या कि कितना विषय है, ठीक है, मतलब कितने विषय पे कानून बना सकता है संघ सूची, मतलब उसके अंडर में रहता है। तो संघ सूची में पहले जो था वो कितना था, 97 था, लेकिन अब जो है बढ़ के कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब जो अगर पूछा जाएगा कि संघ सूची में कितना है तो 100 बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि संघ सूची में कितना है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर आपका, सी 100, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, सी 100। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान का बोल रहा है हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, हम मतदाता व्यक्ति कर सकता है। तो ये कर सकता है कौन कर सकता है, तो वही बोल रहा है कि उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हों। मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक चुनाव में 5 प्रत्याशी है तो हर एक का विकल्प होना चाहिए, ठीक है ना। विकल्प होना चाहिए क्या, जैसे हम देने मतदान देंगे, हम बोलेंगे कि 2 नंबर वाला हम पहले चुनते हैं, 3 नंबर वाला को दूसरे नंबर पे चुनते हैं। तो इस तरह सब कुछ चुनना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय मतदान। तो इस मतदान के थ्रू क्या होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसलिए याद रखिए, तो इसमें क्या होता है कि जितना भी चुनाव में आदमी रहेगा सबका विकल्प देखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 27 का डी। अब देखिए क्या बोला है 28 में कि संसद में 2 सत्र के बीच निम्नलिखित में अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए। देखिए जब भी 2
अगर संसद में सत्र चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में अभी सत्र चल रहा है, ठीक है, तो अभी से जब सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद अगला सत्र जो है 6 महीना के अंदर होना चाहिए। अगर 6 महीना के बाद होता है तो राष्ट्रपति तुरंत जो है उस पर एक्शन लेगा, ठीक है, मतलब वो जो है संसद भंग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 सत्र के बीच में बहुत ज़्यादा कितना का अंतर होना चाहिए आपका, 6 महीने का। अब हो सकता है कि आप बीच में जितना बार करा लो, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 6 माह, ठीक है। 28 का। अब 29 का क्या बोल रहा है कि संसद में अधिकाधिक विपक्ष समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको विपक्ष में बैठना है, विपक्ष पार्टी बनना है संसद में, तो आपका कितना सदस्य होना चाहिए। तो वो ये इसमें ये वो संविधान में ये लिखा गया है कि जितना भी सीट है, जैसे कि कितना है 550 सीट है, 550 सीट को 10 से भाग दीजिए, कितना हो जाता है आपका 55 सीट। मतलब अगर कोई पार्टी 55 सीट लाता है तो ही वो विपक्ष में बैठ सकता है, नहीं तो विपक्ष में कोई पार्टी नहीं बैठेगा। फिर क्या होगा, एक दूसरे से तालमेल बना के विपक्ष में बैठेगा, लेकिन उसको 55 सीट पुराना है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी सीट रहेगा उसको 10 से भाग देना है। तो मतलब कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो है लाना ही लाना पड़ेगा आपको विपक्ष में बैठने के लिए। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षाकृत क्या है गण मूर्ति, मतलब कि कोरम जो होता है, मतलब कि कोई भी लोकसभा चलना है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का अभी सेशन चालू हो गया है, ठीक है, सत्र चालू हो गया, तो अगर लोकसभा को चलाना है तो इसमें कितना उपस्थित होना चाहिए आदमी। तो जितना भी आदमी चुन के गया है, मतलब कि जो भी लोकसभा मेंबर चुन के गया है सदस्य, उसका 1/10, ठीक है ना, उसका अगर 1/10 आदमी, मतलब कि मान लीजिए कि चुन के गया 550 आदमी, उसका 1/10 करेंगे तो कितना होगा 55। मतलब कि 55 आदमी को वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए संसद में, तभी संसद चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद जो है असंवैधानिक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक है। जैसे किसी तरह का बंद होता है, बोलते हैं कि भारत बंद है, बिहार बंद है, रेलवे बंद है, कर्मचारी अपना बंद किया, तो इस तरह का कोई भी बंद होता है तो उसमें क्षति किसका होता है, सरकार का होता है। तो वही बोला कि ये जो है असंवैधानिक है, मतलब ये संसद के, मतलब कि जो भी हम लोग का संविधान है उसके तरफ से ये सही नहीं है। तो ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, केरल सरकार, मतलब केरल का जो हाई कोर्ट है वहाँ का, उसने बोला था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी आपका। उसके बाद देखिए क्या है, अधिकारी वर्ग करता है। अधिकारी वर्ग क्या करता है, तो अधिकारी वर्ग क्या करता है कि जो भी कानून बनाया गया है उस कानून का क्या करेगा, वो पालन करेगा। लेकिन अगर नगर पालिका में अगर कोई मतलब कि अधिकारी वर्ग है, वो क्या करेगा, कानून बनाएगा। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, कानून का पालन भी करवाना है, कानून बनाना है, इसका मतलब प्रशासनिक भी करेगा, अर्ध न्यायिक भी होगा और अर्ध विधायिक भी होगा। मतलब कानून बना भी सकता है, कानून का पालन भी करवा सकता है। तो इसका मतलब अधिकारी जो है डी होगा आंसर, मतलब ये सब भी कर सकता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राज्य विधानसभा के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कि राज्यसभा से बिना परमिशन, मतलब विधानसभा से बिना परमिशन लेके अगर राज्यपाल किसी तरह का अगर विधेयक लाता है, ठीक है ना, अध्यादेश लाता है, तो वो कितना दिन तक रहेगा। तो वो जो है आपका 6 सप्ताह के लिए रहेगा। 6 सप्ताह के बाद जो है विधेयक जो है खुद अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, विधानमंडल से क्या सहमति लेना पड़ेगा, तभी जाके विधेयक को आगे बढ़ा सकता है। तो वही बोल रहा है कि अगर विधानमंडल से अगर किसी तरह का अनुमोदन नहीं किया, मतलब कि सलाह मशवरा नहीं किया है, और राज्यपाल डायरेक्ट जो है अध्यादेश ले आया, तो 6 सप्ताह तक ही वो क्या करेगा, वो रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है बी 33 का। देखिए 34 में क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। देखिए चुनौती पैदा नहीं करता मतलब किससे जो है भारत को एक तरह से खतरा नहीं है, ठीक है ना। देखिए संप्रदायवाद से खतरा है, ठीक है ना, परदेशिता से खतरा है। देखिए समाजवाद जो है, समाजवाद से खतरा नहीं है।
क्योंकि संविधान में जो हम लोग का क्या है कि संविधान में हम लोग का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में देखिए समाजवाद दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोग के संविधान का ये लक्ष्य ही है कि समाजवाद जो है एक तरह से क्या किया जाए, समाजवाद को, भारत में समाजवाद को कायम किया जाए। तो इसलिए इससे खतरा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस देश में संघीय सरकार है। तो संघीय सरकार मतलब क्या होता है कि वहाँ पे केंद्र सरकार है, ठीक है ना, मतलब सब मिल के बना है, मतलब कि वो सरकार जो है अलग अलग मतलब कि स्टेट से मिल के बना है। जैसे कि भारत जो है संघीय सरकार है, क्योंकि यहाँ अलग अलग स्टेट मिल के मतलब कि भारत बना है। तो वही जो है कौन है, चीन है, क्यूबा है, ब्राज़ील, बेल्जियम है, यूएसए है। तो यूएसए है। तो यूएसए का झंडा देखिएगा, तो यूएसए जो है 50 स्टेट मतलब राज्य से मिल के बना है, इसलिए उसका जो झंडा होता है उसमें मतलब कि 50 वो आपका जो है तारा मिलेगा, स्टार जिसको बोलते हैं, 50 स्टार। हर एक स्टार जो होता है एक स्टेट को दिखाता है, ठीक है। तो 50 स्टेट है, तो इसलिए उसके झंडे में 50 स्टार है। तो यूएसए जो है संघीय सरकार है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ती है। तो बोल रहा है कि जब आय बढ़ती है तो उस अनुपात में तो खपत नहीं बढ़ेगी, तो उससे क्या है कि कम ही अनुपात में खपत बढ़ेगा, ठीक है। जिस अनुपात में आपका आय बढ़ेगा उससे कम खपत भी बढ़ेगा, लेकिन उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगा, उससे कम अनुपात में बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है बी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। बोल रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत वृद्धि होती है, मतलब कि प्रतिशत मतलब कि चेंज होता है, उसमें परिवर्तन होता है, तो उसके मूल्य में प्रतिशत कमी होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसका मांग किस तरह का कहलाएगा। अगर मान लीजिए किसी में अगर किसी के अगर मांग में प्रतिशत मतलब कुछ बदलाव आया, ठीक है ना, तो उसके मूल्य में भी प्रतिशत अगर कमी बहुत बदलाव अगर बहुत कम आया, तो उसको हम लोग किसको बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेलोच बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल नहीं होगा, इलास्टिक बोलते हैं इसको, इनइलास्टिक, ठीक है ना। इनइलास्टिक मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं होगा। इसमें ये हुआ कि जिस हिसाब से अगर मांग बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका मतलब कि मूल्य नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जिस हिसाब से मूल्य बढ़ रहा है उस हिसाब से मांग नहीं बढ़ रहा है, मतलब ये हुआ। तो इसीलिए इस तरह का जब भी केस आएगा तो इसका मतलब क्या है, बेलोच होगा। अगर मान लीजिए कि मांग के साथ मूल्य बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मांग के साथ मूल्य बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लोच बोलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए 38 में क्या बोल रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तुओं के निम्न युग्मों में से संयुक्त बोल रहा है युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। तो कौन सा जो है युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है, मतलब युग्म संयुक्त मांग मतलब क्या, दो मांग। अगर मतलब एक चीज़ खरीदिए तो दूसरा चीज़ खुद बाय खुद खरीद लीजिएगा, मतलब इस तरह का अगर मांग बोल रहा है कि युग्म संयुक्त मांग। तो इसमें कौन सा बोल रहा है, बोल रहा है चाय, कॉफ़ी, घी, तेल और कंप्यूटर प्रिंटर। तो देखिए यहाँ कंप्यूटर प्रिंटर, मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको प्रिंटर फिर खरीदना ही पड़ेगा, कि प्रिंटर का ज़रूरत पड़ना पड़ेगा। मतलब कि अगर एक चीज़ खरीदते हैं तो दूसरा चीज़ भी उससे जो है कनेक्टेड है, मतलब कि एक तरह से मिला जुला है, तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब इस तरह के मांग को क्या बोलते हैं, युग्म संयुक्त मांग, ठीक है, इसको संयुक्त मांग। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सकल मौद्रिक संसाधन जो होता है क्या होता है। तो ये जो है जब मतलब कि अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो सकल मौद्रिक संसाधन जो होता है वो M4 से डिनोट किया जाता है। मतलब इसको जो भी सकल का चीज़ होगा, सकल मौद्रिक संसाधन, उसको हमेशा M4 से डिनोट करते हैं, ये इसका साइन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए नियंत्रण का बात हो गया, जहाँ पे मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा, RBI। एक ही संस्था है जो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर आपका RBI, ठीक है, सी। 41 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है। किससे अंतर किया जा सकता है, जब मध्यवर्ती माल के द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि मध्यवर्ती जो उपभोग होता है, मतलब कि उसका जो मध्यवर्ती मांग होता है, तो मध्यवर्ती माल के द्वारा उसका अंतर किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती उपयोग के मूल्य के द्वारा, ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है,
जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है तो माल और सेवा की कीमत क्या होती है। देखिए, अगर मुद्रा आपूर्ति मतलब क्या है कि अगर मुद्रा मार्केट में आ गया, ठीक है ना, मतलब कि पैसा अगर आ गया तो माल और सेवा क्या होगा, मतलब कि हम लोग क्या ज़्यादा सामान भी खरीदेंगे और सेवा भी हम लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, बी। इसका आंसर बी। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बंद बंद अर्थव्यवस्था क्या है। तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब कि एक ऐसा अर्थव्यवस्था जो चारों तरफ से बंद है, सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा देश जो किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकता, उसको बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब इस देश से कोई आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, यहाँ पे कोई पूंजीपति अपना मतलब पैसा नहीं लगाएगा, मतलब किसी तरह का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। उस देश में भी जो होगा होगा, लेकिन देश से बाहर नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती है तो उसको क्या बोलते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अब देखिए कि 44 का क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो किसका प्रतीक है। तो जो चक्र जो है वो जानते हैं कि उसमें कितना अति होता है चक्र में। तो ये जो है 24 होता है, ठीक है ना। जैसे घड़ी में होते हैं ना, मतलब कि 24 घंटा, तो उसमें चक्र में भी ये जो तिल्ली होता है वो कितना होता है, 24 होता है। अब बोल रहा है कि ये चक्र क्या दिखाता है। ये चक्र हमें हम लोग को जो है न्याय का पाठ पढ़ाता है, मतलब हमेशा न्याय के रास्ते पे चलना चाहिए, चक्र दिखाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 45 में बोल रहा है कि उल्फा जो है उग्रवादी किस राज्य में। तो उल्फा उग्रवादी जो कहाँ पे था, असम में, ठीक है ना। उल्फा उग्रवादी असम में, गुवाहाटी में था। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम में। तो 45 का आपका ए हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 46 का क्या बोल रहा है कि मधुशाला बोल रहा है कि मधुशाला की रचना कौन है, मतलब रचयिता कौन है मधुशाला की रचयिता। तो मधुशाला जो है वो किसने लिखा था, हरिवंश राय बच्चन ने। और इनकी ये रचना के कारण ही इनको जो है सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था, ठीक है ना। ये भी याद रखिए, हरिवंश राय बच्चन जो है ये मधुशाला लिखे थे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मधुशाला होगा, ठीक है ना। ये इनके कारण जो है इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था, ठीक है ना, सरस्वती सम्मान अवार्ड इसी रचना के कारण। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद बोलिए, देखिए यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में किस देश में रामायण का नृत्य रूप में निर्धारित किया जाता है, मतलब कि एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है नृत्य रूप में रामायण को। कौन सा देश है वो थाईलैंड है। यहाँ पे रामायण को क्या करता है कि मतलब कि नाच गाना के जरिए कि बताता है कि रामायण जो है, और हम लोग जिससे रामायण बोलते हैं तो वहाँ रामायण को क्या बोलता है, रामकीन बोलता है, ठीक है ना। वहाँ रामायण का नाम क्या है, रामकीन, ये भी याद रखें, थाईलैंड में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं 48 में कि यूनिसेफ में सी अक्षर क्या है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म ही होता है, क्या होता है ये देखिए, ये जो संस्था जो है यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन का। इसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रन, ई फॉर आपका हो जाता है इमरजेंसी, एफ फॉर फंडिंग। तो सी फॉर क्या हो गया आपका, चिल्ड्रन। तो यही पूछा कि सी का मतलब क्या होता है, सी फॉर क्या होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। आंसर आपका सी 48 का। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ मैक नंबर है, यहाँ मैक, ठीक है। बोल रहा है मैक नंबर, मतलब कि मैक नंबर संबंधित है, किससे संबंधित है। तो मतलब मैक नंबर जो होता है, जैसे इसको एम लिखते हैं, एम मैक नंबर इक्वल टू क्या होता है, वायुयान का जो है स्पीड होता है, ठीक है ना। वायुयान का क्या तुम आपका मतलब उसका वेग है, वायुयान का वेग भागा क्या लगाते हैं हम लोग कि ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग किस में, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये पता चलता है कि वायुयान जो है हवा की तुलना में कितना रफ्तार से चल रहा है, उसी को हम लोग माक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुयान। अब देखिए 50 में क्या बोल रहा है, स्काउट गाइड्स, ठीक है ना। स्काउट गाइड जो है की स्थापना किसने किया था। तो स्काउट गाइड का स्थापना किया था बेडन पॉवेल ने किया था। ये क्यों किया था, क्योंकि स्काउट गाइड जो है ये हमेशा देखते हैं कि स्कूली बच्चे ये कॉलेज में दिया जाता है स्कूल लड़के को। इससे ये होता है कि समाज में वो जो है थोड़ा सहभागी बने और जो है स्वावलंबी बने, मतलब एक तरह से समाज सेवक बने और आत्मनिर्भर बने। स्काउट गाइड का ये मतलब कि एक तरह से उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी,
बेडेन पॉवेल। अब देखिए 51 का क्या बोल रहा है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है, मतलब कि किस तरह का अगर परिस्थिति दें तो वो आदर्श गैस के रूप में मतलब कि क्रिया करेगा। तो कब करेगा, जब निम्न दाब होगा और उच्च ताप होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, निम्न दाब और उच्च ताप, मतलब कि मतलब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है ना। अब देखिए 52 का क्या बोल रहा है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है, ठीक है ना। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा होता है, प्रकाश की किरण। तो ये एक एग्जाम्पल है, समझ रही है, तो प्रकाश के द्वारा, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या है 53 का, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों को अंतर कर सकता है, मतलब देख के कैसे अंतर कर सकता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों को क्या होता है कि उसका जो लेंस का लंबाई होता है वो छोटा होता है, लेकिन दूरदर्शी जो यंत्र होता है उसका लेंस का लंबाई बड़ा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका दूर का चीज़ देखना होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि लेंस की लंबाई और आकार से पता कर सकते हैं कि कौन सा सूक्ष्मदर्शी है कौन सा दूरदर्शी है। तो आपका 53 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी, लेंस की लंबाई और आकार से। उसके बाद देखिए कि 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 54 नंबर में बोल रहा है क्या, दूरदर्शन चैनल विशिष्टता है, किस तरह का विशिष्टता है, दूरदर्शन चैनल में हमेशा जो है सरकार का जो भी बात होता है उसको वो रखता है, मतलब प्रेषित संकेत की आवृत्ति है। क्या होता है दूरदर्शन चैनल, प्रेषित संकेत की आवृत्ति है। तो इसका आंसर आपका हो गया ए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, फ्लोरेसेंट लैंप जो होता है, जो हम लोग जलाते हैं ट्यूबलाइट, ठीक है ना, उसमें चौक जो लगाते हैं, देखते हैं चौक लगाते हैं, तो उस चौक का क्या प्रयोजन होता है, तो चौक क्या करता है, उसमें धारा जो है ना, जो आपका करंट है वो धारा को बढ़ा देता है, धारा के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि ये आपका अगर चौक है, मतलब कि ये ट्यूब है, तो ट्यूब के सतह पे क्या होता है कि फॉस्फोरस रहता है। तो जब धारा बढ़ाते हैं हम लोग तो इसका वोल्टेज जो विभव होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये फॉस्फोरस जो होता है ना वो बहुत क्रियाशील हो जाता है, और इससे अलग अलग जो है किरण निकलने लगता है। इसी किरण के कारण हम लोग को क्या है, रोशनी मिलता है। तो इससे क्या होता है, चौक हम लोग का क्या करता है कि करंट के प्रवाह को बढ़ाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना, 55 का सी। उसके बाद देखिए कि 56 के क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक, मतलब कि जी का मान, यूनिवर्सल मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहा है क्या, उसका जो है क्या होगा, एक तरह से विमीय सूत्र। अब देखिए क्या होता है कि F इक्वल टू क्या होता है, G/m स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ ये जो होता है ये मास हो जाता है, ये भी मास हो जाता है, ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, मतलब कि त्रिज्या हो गया। तो देखिए m का क्या हो जाता है, mLT-2, ठीक है ना। मास का जानते हैं कि m हो जाएगा, इसका भी m हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा L/2। तो g का आराम से निकाल सकते हैं। तो g का क्या हो जाएगा, अगर निकालिएगा 56 का, तो आपका क्या हो जाएगा, m तो आपका होगा, क्योंकि m जो है m-1 हो जाएगा, और नीचे r स्क्वायर है तो r जो है ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब m-1 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, और T-2, क्योंकि mLT-2। हाँ, तो आपका इसमें कहाँ पे है ये आपका ए, ऑप्शन आपका ए सही होता है, ठीक है। तो आपका 56 का क्या हो जाएगा, ए। देखिए 57 में क्या बोल रहा है कि प्रेशर कुकर पकाने समय को घटा देता है, मतलब कि पकने के समय को घटाता है प्रेशर कुकर, क्यों, इसका क्या कारण है। देखिए प्रेशर कुकर अब जानते हैं एक फार्मूला होता है PV इक्वल टू MRT, ठीक है ना। तो V क्या होता है, आयतन। तो प्रेशर कुकर का आयतन तो सेम रहेगा, ठीक है ना, तो वो तो बदलेगा नहीं। जब हम लोग आग लगाते हैं तो क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि अगर दाब बढ़ेगा तो यहाँ ताप भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपात है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि क्वथनांक को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, क्वथनांक को बढ़ा देता है, कि भीतर के क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, भीतर के जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है प्रेशर कुकर, इसलिए खाना जल्दी पकता है। तो 57 का क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। उसके बाद देखिए 58 में क्या बोल रहा है,
58 में क्वेश्चन में बोल रहा है कि वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर रखी जाती है, ठीक है ना, कैसे क्यों रखी जाती है, ये क्यों ऊपर क्यों नहीं जाती है, क्योंकि इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जिसके कारण वो पृथ्वी पर रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुरुत्व द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, गुरुत्व द्वारा। उसके बाद देखिए कि 59 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक कौन है, रबड़ तो अचालक है, ठीक है ना। शुद्ध जल भी अचालक है बेंजीन। तो इसका क्या है, लवण जल, ठीक है ना, लवण जल। जैसे कि बारिश का अगर पानी आता है तो देखते होंगे कि जब बारिश के मौसम में लाइन कट जाती है, क्यों, क्योंकि अगर तार कहीं पे भी गिर जाएगा तो सबको करंट लग जाएगा, क्योंकि पानी है रोड पे और वो जो है लवणीय पानी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 59 का सी। अब देखिए 60 में क्या बोल रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो धारा का मापन हमेशा एमीटर से करते हैं। तो ये तो ए हो गया आपका 60 का। उसके बाद 61 का देखिए, वह छोटा सा कण सबसे छोटा कण जिसमें तत्व का सभी गुण जो है विद्यमान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परमाणु। अब यही बोलेगा वह छोटा सा कण जिसमें तत्व के जगह पे अगर यहाँ पे यौगिक दे दिया, यौगिक का सभी गुण होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अणु। अगर तत्व रहेगा तो परमाणु होगा, यहाँ अगर यौगिक रहेगा तो अणु होगा, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु, ए। अब यहाँ देखिए भैया क्या बोल रहा है कि 62 में गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, मीथेन पाया जाता है, ठीक है ना। गोबर गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग कि घर में इसको ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मीथेन होता है, जिससे कि हम लोग जो है खाना बनाने के रूप में यूज करते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 62 का डी। 63 में क्या बोल रहा है कि वह गैस जो नोबेल गैस है। तो नोबेल गैस क्या क्या होता है, वैसा गैस जो कि कभी अभिक्रिया ना करता हो, ठीक है ना। तो नोबेल गैस कौन सा है, तो नोबेल गैस हम लोग का जानते हैं कि कितना नोबेल गैस है। जैसे कि मान लीजिए हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, जेनॉन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ बोल रहा है हीलियम है, तो हीलियम तो है, तो हीलियम क्या हो गया, नोबेल गैस। तो यहाँ की 63 का क्या हो गया, ए। उसके बाद देखिए 64 का क्या बोल रहा है कि बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खुल जाता है तो क्या होता है, तो टेम्परेचर हाई हो जाएगा। क्यों, मान लीजिए कि अगर ये कमरा है, अगर ये रेफ्रिजरेटर रखा हुआ, ठीक है, अगर इसका दरवाज़ा खोल दिए तो अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या हुआ कि पूरा रूम को ठंडा करना। तो अब देखिए रेफ्रिजरेटर के पीछे से गर्मी निकलते रहता है, तो पूरा रूम को ठंडा करेगा, एक बगल से गर्म भी हो रहा है, तो क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर इसका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रूम का तापमान बढ़ जाएगा। तो ये जब भी रेफ्रिजरेटर को हम लोग रखते हैं रूम में खोल के, तो क्या होगा कि रूम का टेम्परेचर हमेशा बढ़ जाएगा, तो कमरे का धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए 65 नंबर में क्या है, 65 नंबर पर कह रहा है किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटी है, मतलब किस तत्व का परमाणु सबसे छोटी होता है। तो जब भी एक आवर्त में आप जो है बाएं से दाएं जाइएगा तो उसका क्या हो जाता है कि परमाणु का मतलब आकार जो होता है वो कम होते जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हीलियम यहाँ पे है, तो दोनों एक ही आवर्त में है। तो इधर से इधर जब जाएंगे तो इसका कम हो जाता है, तो साइज अगर इसका बड़ा साइज है तो इसका कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हीलियम का हाइड्रोजन से कम होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर एक ही दिख रहा है, क्या होगा, हीलियम, बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सूखी बर्फ जो है किसको बोलते हैं। तो सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी। अब उसके बाद बोलता है क्या, 67 का बोल रहा है कि गन मेटल जो है एक मिश्र धातु है, तो किसके किससे मिल के बना होता है। तो गन मेटल जो होता है कॉपर और टीन से मिल के बना होता है, ठीक है ना, कॉपर और टीन से मिल के बना होता है। इसमें जो है कभी जिंक भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो इसीलिए देखिए कॉपर और टीन कहाँ पे है, तो कॉपर और टीन एक ही में आपको मिलेगा, वो ए है, ठीक है ना। इसमें जिंक का भी कुछ परसेंटेज होता है, लेकिन मेनली जो है कॉपर और टीन होता है। तो आपका 67 का क्या हो गया, ए। देखिए 68 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है रासायनिक रूप से धातु और धातु दोनों के समान कार्य करता है, मतलब धातु और धातु दोनों के रूप में काम करता है, तो उसको क्या करेंगे, उपधातु, ठीक है ना, उपधातु। अब उपधातु कौन होता है, जैसे कि उपधातु का नाम देखिए, जैसे क्या होता है, पूरा सब मिला के 7 उपधातु होता है। जैसे क्या होता है, बोरोन होता है आपका, सिलिकन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, टेलोरियम होता है,
एंटीमनी होता है, फिर पोलोनियम, मतलब इसी तरह का, मतलब 7 के करीब जो है उपधातु है। तो उसमें पूछ रहा है क्या इसमें कौन सा उपधातु है, तो यहाँ बोरोन उपधातु है, क्योंकि इसमें दोनों का गुण होता है, मतलब धातु का दोनों का। तो इसका 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अब देखिए 69 का क्या बोल रहा है कि ताप का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो ताप का सबसे अच्छा चालक क्या होता है आपका चांदी। इसलिए जब देखिएगा कि जब दामी सामान खरीदने जाइएगा किचन के लिए, तो अगर मान लीजिए सस्पेन खरीदते हैं, ठीक है ना, तो सस्पेन में देखिएगा कि नीचे जो है आपको वो चांदी लगा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी वो हीट, मतलब कि आप उष्मा दीजिएगा तो वो उष्मा बर्बाद नहीं करेगा, वो डायरेक्ट क्या होगा, वो उस जो भी चीज़ आप, मतलब जो भी चीज़ आप गर्म कर रहे हैं उस चीज़ में जाएगा उष्मा। ऐसे क्या होता है कि हम लोग जब यूज करते हैं तो वो उष्मा क्या होता है, बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि चालक बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। तो इससे सबसे बढ़िया चालक क्या होता है, चांदी। इसलिए जब भी देखिएगा कि जो भी किचन का सामान होता है उसमें चांदी का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका 69 का क्या हो गया आपका बी। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है हेयर सेटिंग में, तो सल्फर का। इससे क्या हो जाता है कि सल्फर को हेयर सेटिंग में, मतलब कि हेयर को जिस तरह आप रखना चाहिए और सल्फर लगा दीजिए, उस तरह अगर हेयर को रख के छोड़ दिए तो उसी तरह का हेयर हमेशा रहेगा, मतलब कि कुछ समय तक। तो इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, सल्फर का। 70 हो गया। उसके बाद देखिए 71 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस भाग में, बोल रहा है पाचक और श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मुंह है, तो इससे हम लोग क्या होता है खाना खाते हैं, यहाँ पे नाक है, इससे हम लोग सांस लेते हैं। तो कभी कभी हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि दोनों नलियाँ कहाँ क्रॉस करती है। तो ये जो जहाँ पे क्रॉस करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। देखिए ग्रास नली नहीं बोलते हैं, ग्रास नली पूरे हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पे क्रॉस करता है, किस भाग में। तो किस भाग में क्रॉस करती है तो उसको ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, 71 का ए। अब देखिए 72 में क्या बोल रहा है कि विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। मतलब विटामिन ई जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई के पहले जान लीजिए कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ई की कमी से आपका जनन क्षमता जो होता है वो घट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ अब देखिए क्या बोल रहा है कि विटामिन ई में दांतों के विकास में, कार्बोहाइड्रेट उपचार में, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। मतलब अगर विटामिन ई का कमी है तो लिंग ग्रंथियों में कुछ आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। अब विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि तेल है उससे विटामिन ई मिलता है, गेहूँ है उससे विटामिन ई मिलता है, अंडा है, आपका सोयाबीन है, ये सबसे विटामिन ई मिलता है, ठीक है। तो आपका 72 का आंसर क्या हो गया सी। 73 का आंसर क्या, 73 का क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कशेरुकी में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिरिकाएँ मिलती है। तो देखिए ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित रुधिरिकाएँ कहाँ मिलती है, जो दोनों जीवित रहती है, मतलब कि जो पानी में भी रहेगा और जो ज़मीन पे भी रहेगा। तो इस तरह के प्राणी को क्या बोलते हैं, उभयचर प्राणी। तो उभयचर प्राणी में क्या होता है, ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित दोनों तरह का रुधिर मतलब कि उसमें मिलता है, मतलब पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका 73 का आंसर क्या हो गया आपका बी। अब देखिए क्या है 74 में क्या बोल रहा है कि दिल की फुसफुसाहट, जिसको मरमर बोलते हैं, ठीक है ना, दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है। तो इस तरह का जब होता है तो इसका मतलब है कि आपका वॉल्व जो है, मतलब कि आपका दिल का जो वॉल्व है, मतलब एक तो 4 वॉल्व होता है। तो ये जो वॉल्व है, वॉल्व में किसी तरह का आपका दोष है, ठीक है ना, यही इसका मतलब दोषपूर्ण कपाट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसीलिए फुसफुसाहट अगर जिस किसी इंसान को होता है, इसका मतलब है कि उसके वॉल में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। देखिए 75 में क्या बोल रहा है कि डायबिटीज मेलिटिस जो है किस हार्मोन की कम बनने से होती है। तो देखिए डायबिटीज एक होता ही किससे है, इंसुलिन की कमी से, ठीक है ना। तो इंसुलिन क्या करता है कि आपका जो ब्लड में जो हम लोग खाते हैं, जो ब्लड है, शुगर है, तो शुगर को क्या करता है, मतलब कि जो चीनी है वो चीनी को क्या करता है, वो उसको तोड़ता है चीनी को, ठीक है ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ता है जो कि हम लोग खाते हैं। अगर ये इंसुलिन नहीं रहेगा तो ब्लड में चीनी तो का मात्रा बढ़ते जाएगा। जब चीनी का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या है, डायबिटीज़ का रूप ले लेता है।
ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि पूरा शरीर में एकदम चीनी चीनी हो गया। तो इसीलिए इंसुलिन की कमी से क्या होता है कि शरीर के खून में चीनी का मात्रा बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि किसकी कमी से, तो यहाँ ए इंसुलिन की कमी से। उसके बाद बोलता है क्या, ओ कशेरुकी। ओ कशेरुकी में नहीं होता है, क्या नहीं होता है ओ कशेरुकी में, देखिए ओ कशेरुकी में क्या होता है, नोटोकॉड नहीं होता है। नोटोकॉड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का रीढ़ का हड्डी होता है ना, तो उसमें ओ कशेरुकी में रीढ़ का हड्डी नहीं होता, नोटोकॉड जिसको बोलते हैं, जिसको पृष्ठरज्जु बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए 77 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक जो है दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव के किस शरीर अंग पे पड़ता है। तो इसका सबसे पहले किस पे पड़ता है, क्योंकि देखिए आँख जो है बहुत नाजुक होता है, ठीक है ना, तो इस पे जो है सबसे ज़्यादा पड़ता है। बाकी बात जो भी है चीज़ उसको आप सहन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कोशिका होता है बहुत नाजुक होता है, तो इसलिए आँख पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए देखते हैं कि जब वेल्डिंग होता है, जब कहीं पे मतलब कि वेल्डिंग हो रहा होता है, तो हम लोग आँख जो है मूंद के चलते हैं, क्योंकि उसका जो किरण निकल के अगर आँख पे पड़ जाएगा तो आँख की कोशिका को क्या करेगा, क्षति पहुँचाएगा। तो इसलिए सबसे पहले किस पे पड़ेगा, क्षति पहुँचाएगा आँख पे। 77 का क्या है, देखिए 77 में बोल रहा है कि उस स्थिति में एक जैसा पैदा होता है, मतलब कि एक तरह से जुड़वां पैदा होता है, जब मतलब कि बताता है कि स्थिति कब होगा। तो कब जुड़वां पैदा होगा, मान लीजिए जब एक निषेचित अंडा होगा, उसको 2 भाग में बट जाए, मतलब 2 भाग हो जाए, तभी तो जुड़वां पैदा होगा। तो यही बोल रहा है कि एक निषेचित अंडे के 2 टुकड़े हो जाए, तभी इस तरह के अथी में परिस्थिति में क्या होगा, जुड़वां बच्चा पैदा होगा। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जो है जीव, प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है, इसको प्रोकैरियोटिक जीव होता है कि ऐसा जीव जिसके कोशिका में ये जो है नाभिक ना हो, ठीक है ना, जो न्यूक्लियस बोलते हैं नाभिक, उसमें नहीं होता है, नाभिक नहीं होता है, मतलब उसमें नाभिक होता ही नहीं है, तो मतलब ये है ही नहीं। तो वो बोल रहा है कि कौन सा सबसे मतलब कि छोटा है, सबसे छोटा कौन है, तो माइकोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक होता है। और हम लोग जो होता है, मानव होता है, इसमें हम लोग में क्या होता है, हम लोग की कोशिका में नाभिक होता है ना, तो हम लोग क्या होता है, कैरियोटिक होते हैं, हम लोग कैरियोटिक होते हैं। तो ये अगर बोला जाएगा कि मानव किस तरह का है जीव, तो हम लोग कैरियोटिक जीव हैं, ठीक है ना। अब माइकोप्लाज्मा किस तरह का जीव है, तो प्रोकैरियोटिक जीव है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर को क्या होने की संभावना रहती। तो सीमेंट में देखिए, सीमेंट में एक जो है एस्बेस्टस जो होता है वो ज़्यादा जो है सीमेंट में यूज होता है। तो एस्बेस्टस के कारण क्या होता है कि ये जो है मतलब कि खून में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, ठीक है ना, रिएक्शन भी कर जाता है। तो ये जब वहाँ पे जो कर्मी होता है वो एस्बेस्टस के कारण क्या होता है कि वो रिएक्शन कर लेता है, तो उसका एक बीमारी, मतलब एक तरह से एक बीमारी पैदा करता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस बोलते हैं बीमारी को, उस बीमारी को एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है कि उसमें किस तरह की बीमारी होने की संभावना होती है, मतलब कि ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब आपका जो है जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका जो है मैथ का है, तो मैथ का क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी आप जो है पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए।